Hello students and welcome back. We are doing chapter 1 what is psychology and in today's topic we are going to do themes of research and application. इससे पहले हमने branches of psychology पढ़ा था. Branches of psychology में कम से कम हमने 11 different branches को study किया था और वो study करने के बाद आपको अब इतना तो समझ आ गया होगा कि psychologist कितना कुछ करते हैं. तो लेकिन अगर कोई फिर भी आपसे पूछे कि इतनी ब्रांचेस को स्टडी करने के बाद कि साइकोलॉजिस्ट आखिर करते क्या है इन दी एंड, अगर कन्फ्यूजन आप लोगों का बढ़ गया है तो साइकोलॉजिस्ट आप बोलोगे, ज़्यादातर लोग बोलेंगे या तो वो रिसर्च कर रहे होते हैं किसी टॉपिक को लेके या फिर एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी, भाई जो उन्होंने पढ़ा है वो जनरल पॉपुलेशन पे अप्लाई करते हैं उस साइकोलॉजी को. ठीक है, पहला बात तो समझ आता है कि जनरल पॉपुलेशन पे अप्लाई करते हैं. नाउ अगर हम रिसर्च की बात करें तो वो रिसर्च करने के लिए उनको कुछ तो थीम्स, कोई टॉपिक चाहिए रिसर्च करने के लिए, कोई डायरेक्शन चाहिए. ऐसे मतलब बिना किसी टॉपिक की रिसर्च कैसे करेंगे? तो वो टॉपिक कहाँ से आते हैं? वो यहाँ से आते हैं फर्स्ट केस से. जब वो अप्लाई करते हैं साइकोलॉजी को जनरल पॉपुलेशन पे, तो वहाँ पे वो गैप्स स्टडी करते हैं कि भाई व्हाट आर द गैप्स. मतलब उनको लगता है कि किस एरिया में रिसर्च होना अभी और ज़्यादा बाकी है, हम किस एरिया पे ज़्यादा फोकस करें, कहाँ पे गैप्स हैं, किससे किसके लिए हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी है नहीं. तो वहाँ से वो टॉपिक उठाते हैं और वहाँ से उनको समझ आता है कि रिसर्च के टॉपिक्स की, हाँ इन इन थीम्स को लेके इन यहाँ पे रिसर्च की अभी और ज़रूरत है. इसमें से टोटल 5 थीम्स हैं जो आपकी बुक में दी गई है, जो हम उसको हम स्टडी करेंगे. फर्स्ट थीम है साइकोलॉजी अटेम्प्ट्स टू डेवलप प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस. साइकोलॉजी क्या अटेम्प्ट करती है? साइकोलॉजी कोशिश करती है ऐसे प्रिंसिपल्स को डेवलप करना जो बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को पढ़ने में मदद करें. तो रिसर्च का जो मेन कंसर्न होता है, वो रिसर्च का मेन कंसर्न ही यही होता है कि बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सके कि कोई बिहेवियर हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है. बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना, हमारे मेंटल प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करना, प्लस मेंटल इवेंट्स को. इफ़ यू नोटिस देन देयर आर टू वर्ड्स जो यहाँ पर यूज़ हुए हैं, मेंटल इवेंट्स एंड प्रोसेसेस. मतलब कि मेंटल इवेंट्स अलग चीज़ होती है और मेंटल प्रोसेसेस काइंड ऑफ थोड़ा सा ओवरलैपिंग है पर डिफरेंस है. मेंटल प्रोसेस में आपका सारा कॉग्निशन आ जाता है, जैसे थिंकिंग, मेमोरी, रीजनिंग, परसेप्शन, अटेंशन, ये सारी चीज़ें आपकी मेंटल प्रोसेसेस हैं. अगर मेंटल इवेंट्स की बात करें तो उसमें ड्रीम्स आ जाते हैं. ठीक है, सर्टन रियलाइजेशंस होती हैं, जैसे आपको कुछ रियलाइजेशंस होती हैं, ड्रीम्स होते हैं, वो मेंटल इवेंट्स हो गए. सो मेंटल इवेंट्स, मेंटल प्रोसेसेस, आपकी बिहेवियर, इन सब की अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेनेशन मेन रिसर्च का जो है वो कंसर्न होता है, इसीलिए रिसर्च की जाती है. साइकोलॉजिस्ट अपने आप को जब रिसर्च में एंगेज करते हैं तो वो मोर लाइक अ साइंटिस्ट ही होते हैं. ठीक है, अब जब रिसर्च कर रहे हो, आप पीएचडी कर रहे हो, रिसर्च स्कॉलर हो आप, तो आप एक साइंटिस्ट की तरह ही एक्ट करते हो ना. यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, फिगर इट आउट, कुछ आप स्टैब्लिश करने की, कुछ फैक्ट्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, कुछ स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो, कोई प्रिंसिपल डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो. तो दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन दैट मोर और लेस यू आर लाइक अ साइंटिस्ट. क्या करते हैं, आप कैसे करते हैं रिसर्च की? हम डिज़ाइन करते हैं, कंडक्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट्स. एक्सपेरिमेंट्स को डिज़ाइन करना भी एक साइकोलॉजिस्ट, रिसर्च स्कॉलर का ही काम होता है. जब आप रिसर्च करेंगे तो अपने एक्सपेरिमेंट्स को आप ही डिज़ाइन करेंगे कि मैं इस तरीके से रिसर्च करना चाहता हूँ, ये मेरा पॉपुलेशन होगा, ये मेरा सैम्पल साइज़ होगा जिस पे मैं रिसर्च करूँगा. तो इस तरीके से आप पूरा डिज़ाइन करते हैं. व्हाट आर द मेथडोलॉजी दैट यू आर गोइंग टू कंडक्ट इन योर रिसर्च, वो सब आप डिसाइड करते हैं. प्लस दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू कंडक्ट योर एक्सपेरिमेंट्स एंड स्टडीज़. द पर्पस जो रिसर्च का रहता है वो जनरल प्रिंसिपल डेवलप करना होता है अबाउट बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं. अगर कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ड्रॉ करने होते हैं, फॉर एग्जांपल जो कंक्लूजन ड्रॉ किए जाते हैं इस रिसर्च से, फिर हम कोशिश करते हैं कि उसको यूनिवर्सल करने की कोशिश करते हैं. मतलब कि हम उसको सब यूनिवर्सल, अगर कोई चीज़ यूनिवर्सल है तो वो सब पे अप्लाई होती है, इर्रिस्पेक्टिव कास्ट, क्रीड, जेंडर. जेंडर, अगर कोई जेंडर स्पेसिफिक रिसर्च कर रहा है कि नहीं मेल्स ऐसे रिस्पॉन्ड करते हैं सर्टन सिचुएशंस में, या मेल ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं कंपैरेटिवली टू फीमेल, अगर ये कोई रिसर्च कर रहा है तो वो तो फिर जेंडर स्पेसिफिक रिसर्च हो गई. तो यूनिवर्सल, तो वो अगर कोई बोल रहा है कि किसी ने कोई रिसर्च करी और उन्होंने कंक्लूड करा कि नहीं मेल्स में एग्रेशन ज़्यादा हाई होता है एज़ कम्पेरेटिव टू वुमेन, तो वो हर मेल पे अप्लाई होगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कि वो इंडिया का मेल है या कहीं बाहर का मेल है. अगर इंडिया पे रिसर्च हुई है तो इंडिया के, आंध्र प्रदेश के मेल पे भी और दिल्ली के मेल पे भी, ऊपर उत्तराखंड के मेल पे भी, तो पूरे इंडिया के मेल्स पे वो यूनिवर्सल हो जाएगा रिसर्च, डिपेंडिंग ऑन कि आपका पॉपुलेशन का सैम्पल साइज़ क्या था. तो इस तरीके से साइकोलॉजिस्ट ट्राई करते हैं कि एक जनरलाइज प्रिंसिपल निकालें, एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल निकालें. ठीक है, आगे चल के जब हम डेवलपमेंटल थ्योरीज पढ़ेंगे, डेवलपमेंटल थ्योरीज मतलब जो कंसेप्शन से टिल एज
डेथ तक जो पूरी लाइफ साइकिल होती है उनको स्टडी करते हैं। तो उसमें अगर आप देखें तो कुछ थ्योरीज हैं, जैसे एरिक एरिक्सन की थ्योरी है, उसमें 8 स्टेजेस हैं, तो आपको पता चलेगा कि वो जनरल सब पे अप्लाई होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे पे अप्लाई होता है, किसी पे नहीं होता। ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट नॉर्मली वो सब पे अप्लाई होता है, ठीक है। जैसे 3 साल का बच्चा है तो वो बहुत एक्सप्लोरेटिव होते हैं, हर चीज़ उनको एक्सप्लोर करना है, हर चीज़ उनको खुद ही करना है, ठीक है। मान लो बर्गर किंग में खाना खिलाने लेके गए हैं मम्मी पापा, इतना सा छोटे छोटे हाथ हैं उनके, छोटा सा मुंह है, बर्गर पूरा पकड़ा नहीं जा रहा है, पर नहीं, जिद करेंगे कि नहीं मुझे खुद ही करना है, मैं खुद खाऊंगा अपना खाना, खुद ही मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊँगा, भले ही गिर भी जाए आदि। बट तो ये आपको जनरल पैटर्न मिलेगा, एक एक यूनिवर्सल है ये। तो इस तरीके से कोशिश करते हैं वो अपनी रिसर्च के थ्रू, ऐसे ही नहीं कुछ भी सिर्फ ऑब्जर्व करा और हो गया, प्रॉपर कंडक्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट्स, डिज़ाइन करते हैं, कंडक्ट करते हैं, और उसके बाद प्रॉपरली स्टैटिस्टिकल टूल लगा के जो भी उनका रिसर्च का रिजल्ट निकलता है, उसके बाद डिपेंडिंग कि वो रिजल्ट को जनरलाइज कर सकते हैं कि नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वैसे ही बिहेव करती है। अब अगर बच्चों को देखो, अगर आप रिसर्च करो 3 से 5 साल के बच्चे, तो आपको यू विल फाइंड आउट कि ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही बिहेव करते हैं। तो वो एक जनरलाइज प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, कि हाँ यार 3 साल से 5 साल के बच्चे ऐसे ही बिहेव करते हैं, उनको हर चीज़ एक्सप्लोर करना होता है, हर चीज़ उठा के उनको मैं खुद ही करूँगा, मैं खुद ही करूँगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, कंपैरेटिव, फिजियोलॉजिकल, developmental, social, differential, abnormal psychology are generally regarded as domains representing the basic psychology. So ये जितने भी domains की हमने बात करी, ये सारी बेसिक साइकोलॉजी की डोमेन्स हैं, ठीक है। एक एक करके हम इन चीज़ को समझ सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी अब जैसे क्या होती है, फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी वो होती है, एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजिस्ट क्या कर सकते हैं, प्रोसेस ऑफ परसेप्शंस, लर्निंग, मेमोरी, थिंकिंग, मोटिवेशन, इन सब के यूजिंग एक्सपेरिमेंट उनका मेथड ऑफ इंक्वायरी होता है। दैट इज़ हाउ दे गेट टू नो अबाउट दीज प्रोसेसेस। इन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट इन चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करके लर्निंग, मेमोरी, थिंकिंग, मोटिवेशन, परसेप्शन, इन प्रोसेस को स्टडी करते हैं। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ऑब्वियसली फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर पढ़ते हैं, मतलब आपकी फिजियोलॉजी कैसे आपके बिहेवियर को इम्पैक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल प्यूबर्टी, ठीक है, प्यूबर्टी में कितने सारे चेंजेस होते हैं बॉडी में, तो वो सारे चेंजेस आपके साइकोलॉजिकली आपके बिहेवियर को किस तरीके से शिफ्ट करते हैं, आपके परसेप्शन को कैसे चेंज करते हैं, वो सारी स्टडी करते हैं फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट। डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ह्यूमन लाइफ टू इट्स एंड, मतलब कंसेप्शन से लेके जब आप कंसीव करते हो तब से लेके टिल द एंड ऑफ योर लाइफ, जो भी चेंजेस होते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस हो चाहे वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो, किस तरीके से वो चेंजेस इम्पैक्ट करते हैं हमारे हमारी बिहेवियर पे, किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं, वो सारी स्टडी करते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट। देन कम्स योर सोशल साइकोलॉजिस्ट। सोशल साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, दे स्टडी विद एक्सपेरिमेंट्स, वो सोशल कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करते हैं। सोशल कॉन्टेक्स्ट में मतलब जैसे आपके फ्रेंड सर्कल है, वो आपके बिहेवियर को किस तरीके से इम्पैक्ट करता है, आपके नेबर्स, आप जहाँ पे रहते हो, यू नो व्हाट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट दैट यू लिव इन, वो आपके इन्वायरमेंटल कंडीशंस, आपके स्कूल की कंडीशंस, जितने भी सोशल आपके सोशल रिलेशनशिप्स, कितने फ्रेंड्स हैं नहीं है, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, लॉट ऑफ थिंग्स, तो आपके सोशल इंटरेक्शंस, तो सोशल समाज में, जिस समाज में हम रहते हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, उसके हिसाब से हमारा बिहेवियर किस तरीके से चेंज होता है, किस तरीके से इम्पैक्ट होता है, वो सारी चीज़ें स्टडी करते हैं सोशल साइकोलॉजिस्ट। ओके, एनी थीम दैट वी हैव लेफ्ट? नो। कंपैरेटिव साइकोलॉजी, अगर यहाँ पे अगर हम कंपैरेटिव की बात करें तो कंपैरेटिव साइकोलॉजी मतलब कि कंपेयर करना एक दूसरे से, कि डिफरेंशियल साइकोलॉजी, मतलब डिफरेंशियल साइकोलॉजी को हम वैसे कहते हैं, पर्सनालिटी साइकोलॉजी भी कहते हैं, लाइक हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वो स्टडी करना, तो वो पर्सनालिटी साइकोलॉजिस्ट का काम होता है। सो दीज आर द डोमेन्स ऑफ द साइकोलॉजी। ये सब बेसिक साइकोलॉजी में आता है, और जब आप कल को मास्टर्स पढ़ोगे अपने बैचलर्स मास्टर्स में, यू गोना स्टडी ऑल दिस बेसिक थीम्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। अगर सेकेंड थीम की बात करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ पर्सन एंड एनवायरनमेंट, एब्सोल्युटली। तो कर्ट लुइन थे, और उन्होंने ये फेमस इक्वेशन दी, बी इज इक्वल टू एफ पी कॉमा ई, विच मीन्स ये सिंपली ये इक्वेशन क्या कहती है कि जो भी एक इंसान का बिहेवियर होता है, बी रिप्रेजेंट्स द बिहेवियर, पी रिप्रेजेंट्स द पर्सन, ई रिप्रेजेंट्स द एनवायरनमेंट, एंड एफ आर द फैक्टर्स। सो बिहेवियर जो होता है वो हमारे फैक्टर्स, पर्सनल के मतलब प्रोडक्ट ऑफ द पर्सन और उसका एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है।
उसका रिजल्ट होता है हमारा बिहेवियर। ये बहुत फेमस इक्वेशन इन्होंने दी। अब वेरिएशन ऑफ ह्यूमन जो बिहेवियर है वो लार्जली डिफरेंट करता है पर्सन टू पर्सन में। यहाँ पे जो पर्सनालिटी की बात हो रही है, जो पर्सन के डिफरेंस की बात हो रही है, वो हो रही है जेनेटिक एंडोमेंट्स के बारे में। मतलब कि जब आप जेनेटिकली देखो तो जेनेटिकली तो हम सब डिफरेंट हैं ना। मतलब वॉट एवर आई हैव इनहेरिटेड फ्रॉम माई पेरेंट्स, और सिर्फ पेरेंट्स ही क्यों, मतलब जेनेटिक कोडिंग तो चलती आ रही है। तो हमारे जेनेटिक की हमारी पर्सनालिटी जो है, हम उसमें कहीं ना कहीं हमारे जेनेटिक्स का रोल होता है वो, प्लस हमारे इन्वायरमेंट, द काइंड ऑफ इन्वायरमेंट दैट वी आर प्लेस्ड इन, हम किस तरीके के हम इन्वायरमेंट में प्लेस्ड हैं, वो दोनों ही चीज़ें को स्टडी करते हैं हमारे। मतलब ये इक्वेशन बताती है कि हमारा जो बिहेवियर है इन दोनों चीज़ों पे डिपेंडेंट है। ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट दैट वी आर प्लेस्ड इन प्लस हमारी जेनेटिक जो हमने इनहेरिट करा अपने पेरेंट्स से। तो अगर हम देखें साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स किसी भी दो इंडिविजुअल के, तो वो कभी भी सेम नहीं होते। इनफैक्ट अगर आप ट्विन्स की बात करो तो ट्विन्स शक्ल से देखने में सेम होते हैं, उनका जेनेटिक कोडिंग भी काफ़ी हद तक सेम होता है, बट साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स मतलब सोच विचार, सोचने का ढंग, सोचने विचारने का ढंग, आप पर्सनालिटी थोड़ा बहुत काफ़ी हद तक डिफरेंट ही होता है। जैसे कि उनकी इंटेलिजेंस लेवल में डिफरेंस हो सकता है, उनके इंटरेस्ट लेवल डिफरेंट हो सकता है, दो दे आर आइडेंटिकल ट्विन्स की मैं बात कर रही हूँ। उनकी वैल्यूज़ डिफरेंट हो सकती है, एक चीज़ एक पर्सन की मोरालिटी, उनकी वैल्यूज़, उनका एप्टीट्यूड, हर चीज़, उनकी पूरी पर्सनालिटी डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं उनकी पर्सनालिटी के। ठीक है, तो हमेशा ये डिफरेंस साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स में डिफरेंस रहता है, दो इंडिविजुअल कभी सेम नहीं होते। और इस इन्हीं चीज़ों की स्टडी करती है डिफरेंशियल साइकोलॉजी, या फिर जिसको आजकल बोलते हैं पर्सनालिटी साइकोलॉजी। डिफरेंशियल साइकोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज पर्सनालिटी साइकोलॉजी। पर्सनालिटी साइकोलॉजी में हम दो लोगों के इंडिविजुअल्स की पर्सनालिटी को स्टडी करते हैं कि वाई देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टू इंडिविजुअल। अगर कोई आइडेंटिकल ट्विंस भी है तो उनमें उनके बिहेवियर में, उनकी लाइकिंग में, उनके इंटरेस्ट में, उनकी वैल्यूज़ में, इंटेलिजेंस में, उनके एप्टीट्यूड्स में इतना डिफरेंस क्यों है, ये सब पर्सनालिटी साइकोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं। ठीक है, और एक इंडिविजुअल, और ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ये फ्लरिश हुए लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी में। मतलब ये पर्सनालिटी साइकोलॉजी का कंसेप्ट कुछ थोड़ा नया नया सा है। थर्ड थीम आती है आपकी ह्यूमन बिहेवियर इज कॉज्ड। ह्यूमन बिहेवियर इज कॉज का क्या मतलब है कि कॉज क्या होता है, रीज़न, कि हमारे बिहेवियर का कोई ना कोई कॉज या कोई ना कोई रीज़न तो होगा ही ना, कि हम जो बिहेव कर रहे हैं वो क्यों बिहेव कर रहे हैं। दैट इज़ वॉट वी स्टडी। तो ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि जो ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन किया जा सकता है वो दो टर्म्स पे किया जाता है, या तो इंटरनल, इंटरनल टू द ऑर्गेनिज्म, और एक्सटर्नल हैविंग लोकेशन आउटसाइड इन्वायरमेंट। मतलब यहाँ तो हमारा बिहेवियर जो होता है या तो इंटरनल फैक्टर्स की वजह से चेंज होता है या तो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। ये एक कैजुअल एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको रिसर्च भी करनी है, कुछ बिहेवियर एक्सप्लेन भी करना है, तो आपको कुछ एक गेस वर्क तो होता है ना, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बिहेवियर का पीछे का रीज़न ये है। अब उस गेस वर्क के आधार पे फिर आप इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हो, फिर आप जानने की कोशिश करते हो कि क्या जो मैं सोच रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं। दैट इज़ हाउ हम, अब अगर आप कोई फिजिकल मतलब जो अगर एलिमेंट लो आप और किसी डॉक्टर के पास जाओ, समबडी हु हैज स्टडीड एमबीबीएस, तो उन डॉक्टर को भी अगर देखना है कि हाँ बहुत हाई फीवर है, तो वो भी गेस वर्क के साथ वो करते हैं ना, वो सिम्टम्स नोट डाउन करते हैं और फिर वो उनको लगता है कि नहीं ये मलेरिया के सिम्टम है या टाइफाइड के सिम्टम है। फिर वो अपने टेस्ट वगैरह कंडक्ट करते हैं, दैट इज़ हाउ वो धीरे धीरे करके कंक्लूड करके रिजल्ट पे आते हैं कि नहीं ये मलेरिया ही है या फिर ये टाइफाइड ही है। ठीक है, सो इसी तरीके से जो है हमारे फील्ड में भी होता है। यहाँ तो कुछ इंटरनल कॉज है, अगर आपको याद हो मेंटल प्रोसेसेस वाले उसमें जब मैंने डिफ़ाइन किया था तो मैंने आपको बताया था कि हमारे ब्रेन के जो सेल्स होते हैं उनको न्यूरॉन्स कहते हैं, और जो उनके न्यूरॉन्स के पास न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स के एक्सचेंज से ही एक न्यूरॉन सेल दूसरे न्यूरॉन से जब न्यूरोट्रांसमीटर एक्सचेंज करते हैं, दैट इज़ हाउ इंटरेक्शन होती है, दैट इज़ हाउ हमारा ब्रेन में कम्युनिकेशन होता है। तो मान लो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स में गड़बड़ है, ज़्यादा सिक्रीट हो रहे हैं, कम सिक्रीट हो रहे हैं, कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम है, तो इंटरनली हमारे उसमें कुछ प्रॉब्लम है, या ब्रेन में कुछ डैमेज है, कुछ इंटरनल कुछ इश्यूज हैं, उसकी वजह से हमारा बिहेवियर कॉज डिफरेंट हो रहा है, या फिर कुछ एक्सटर्नल एक्सटर्नल फैक्टर्स है।
तो ये सब पता इस इन सभी चीज़ों के लिए एक कैजुअल एक्सप्लेनेशन तो होती है और उसके बाद उस पर रिसर्च कंडक्ट करी जाती है, उसके बाद उसको प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करा जाता है टू कम टू अ सॉलिड कंक्लूजन कि हाँ कि इस वजह से है फाइनली पता लगाने के लिए। अब वो कह रहे हैं कि ऑल दो कैजुअल एक्सप्लेनेशन के लिए हम विल लुक आउट, जितने साइकोलॉजिस्ट हैं दे लुक फॉर द कैजुअल एक्सप्लेनेशन टू एक्सप्लेन बिहेवियर, लेकिन बिहेवियर इतना कैजुअल नहीं होता कि भाई एक्स की वजह से वाई बिहेवियर हुआ, इस मतलब एक्स कोई रीज़न था जिसकी वजह से वाई ने ऐसे बिहेव किया, ऐसे इतना कुछ जब चीज़ लीनियर होती है मतलब सिंपल ऐसे सीधी 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 लाइन में बिहेवियर नहीं होता। हमेशा बिहेवियर के कुछ ना कुछ मल्टीपल इनफैक्ट मल्टीपल कॉजेज़ होते हैं, जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़ा था कि पर्सनालिटी, आपकी जेनेटिक एंडोनमेंट्स, आपके इन्वायरमेंट, आपका सोशल फैक्टर, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जिसकी वजह से बिहेवियर के कॉजेज़ होते हैं। तो कोई एक कभी पिन पॉइंट करके आप एक बिहेवियर नहीं बोल सकते कि नहीं इसी की वजह से ऐसे बिहेवियर हो रहा है। बहुत सारे फैक्टर्स, मल्टीपल फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, एक बिहेवियर जनरेट होता है। साइकोलॉजिस्ट जो हैं इसलिए वो इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं एक्सप्लेन करते हैं बिहेवियर को। इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल वो कोई भी चीज़ होती है, कोई भी फिनोमेना, थिंग, पीपल, पर्सन, बिहेवियर, हमारे केस में बिहेवियर कह लो, जो हम स्टडी करने की कोशिश करें, जो हम मेजर करने की कोशिश करें। अगर आप बिहेवियर स्टडी करने की कोशिश करें कि ये बिहेवियर है तो क्यों है, इतना एग्रेशन है तो इतना एग्रेशन क्यों है, अगर इतना एग्रेशन हाई है तो क्यों है। लेट्स से कि जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि मेन आर मोर एग्रेसिव देन वुमेन, देन व्हाई मेन आर मोर एग्रेसिव। तो सिर्फ इसलिए एक ही फैक्टर नहीं हो सकता कि वो मेन है बायोलॉजिकली ऐसे ही होते हैं वो, और हम तो थोड़े फीमेल जो हैं इतने एग्रेशन बायोलॉजिकली ऐसे ही होते हैं। नहीं, इसकी बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो सकती है, इसकी इवोल्यूशनरी अप्रोच हो सकती है, इसकी सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से ये अप्रोच हो सकती है। तो एक्स कॉजिंग वाई इतना लीनियर सीधी सीधी नहीं है कि इफ़ मेल में एग्रेशन है तो उसका सीधा सीधा पिन पॉइंट करके एक ही जवाब दे दिया। जेनेटिकली भी फैक्टर्स हो सकते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से कोई बिहेवियर होता है। तो इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएबल मतलब वो चीज़ें जिसको हम मेजर करने की, स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई डिफ़िकल्ट, और जब मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं तो पिन पॉइंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी एक कॉज को, क्योंकि कोई एक कॉज होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये ह्यूमन बिहेवियर इज कॉज इज द थर्ड थिंग, कि मतलब कुछ ना कुछ रीज़न होता है और डेफिनेटली मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं ह्यूमन बिहेवियर। नाउ थीम फोर क्या कहती है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज कल्चरली कंस्ट्रक्टेड। ये जो थीम है ये रिसेंटली सरफेस्ड हुई हुई है, और साइकोलॉजिस्ट जो है उनका ये मानना है कि बहुत सारी थ्योरीज जब आप पढ़ेंगे साइकोलॉजी की थ्योरीज और मॉडल्स तो आपको पता चलेगा कि ये रशियन साइकोलॉजिस्ट ने दी है, ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ने दी है, ये थ्योरी किसी और साइकोलॉजिस्ट ने दी है। तो ये साइकोलॉजिस्ट को लगा कि बहुत सारी जो थ्योरीज है ना वो यूरो अमेरिकन है इन नेचर, और इसीलिए वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाती बिहेवियर इन अदर कल्चरल सेटिंग। अब अमेरिका का कल्चर और हमारे कल्चर में बहुत सारा डिफरेंस है, बट जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं क्या वो उनकी थ्योरीज हमारे कल्चर में अप्लाई होती है, हमारे कल्चरल सेटिंग में फिट बैठती है, क्योंकि वहाँ का कल्चर बहुत अलग है हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से। सो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट को लगा कि जो थ्योरीज है वो यूरो अमेरिकन है इन नेचर, और वो हमारे अंडरस्टैंड नहीं करती बिहेवियर्स को, हमारे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वो सही नहीं बैठती। और इसी तरीके से जो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के, एशिया में हमारा इंडिया भी आ जाता है ना, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इस तरीके के जो जो यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट है वो बहुत क्रिटिकल है इनकी थ्योरीज को लेके, इनकी अप्रोचेस को लेके, और वो उनको लगता है कि ये जितने भी अमेरिकन है ना, यूरो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, ये अपनी थ्योरीज को यूनिवर्सल प्रोपोगेट करते हैं, मतलब ऐसे प्रोपोगंडा करते हैं कि हाँ जो हमारी थ्योरीज है वो यूनिवर्सल है, मतलब सब पे अप्लाई होते हैं, पूरी दुनिया के लोगों पे अप्लाई होती है। अगर उन्होंने कोई रिसर्च कंडक्ट करी है तो वो रिसर्च अमेरिका की पॉपुलेशन पे हुई है ना, अमेरिका के लोगों पे हुई है, अमेरिका के पॉपुलेशन पे हुई है, तो वो इंडिया के पॉपुलेशन पे, इंडिया इंडियन लोगों पे कैसे फिट बैठेगी। वो तो आपके कल्चर की रिसर्च है, आपने अपने लोगों पे की है, इंडिया का कल्चर डिफरेंट है, इंडिया के लोगों की सोच डिफरेंट है, यहाँ की सारा रीति रिवाज सब कुछ एवरीथिंग यहाँ पे कितना कुछ डिफरेंट है, यहाँ का फैमिली सिस्टम, यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम, फैमिली सिस्टम, हर सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, एवरी सिस्टम इज़ वेरी डिफरेंट।
फ्रॉम अमेरिका, तो फिर वो यहाँ के कल्चर के हिसाब से तो फिट नहीं बैठेगी ना। तो इस चीज़ को लेके बहुत ही क्रिटिकल हैं साइकोलॉजिस्ट। और कुछ ऐसा ही क्रिटिक जो है फेमिनिस्ट की तरफ से भी आया है। कुछ फेमिनिस्ट लोग हैं जो वो बोलते हैं कि साइकोलॉजी मेल पर्सपेक्टिव को दिखाती है, फीमेल के पर्सपेक्टिव को इग्नोर करती है। वो साइकोलॉजी जो है पूरा मेल डोमिनेटेड है, और वो वुमेन के पर्सपेक्टिव को कभी दिखाते ही नहीं है कि वुमेन के इश्यूज़ या वुमेन का प्रॉब्लम क्या है। एक स्त्री के एंगल से, एक फीमेल के एंगल से कभी चीज़ें देखते ही नहीं है। हमेशा मेल पर्सपेक्टिव के ये फील्ड जो है ये भी मेल डोमिनेटेड है, ऐसा भी कुछ फेमिनिस्ट साइकोलॉजिस्ट का कहना है। और वो बोलते हैं कि जो अप्रोच है वो डायलेक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए। कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि डाई वर्ड जहाँ पे भी आ जाता है उसका मतलब होता है दो। तो मतलब कि दोनों पर्सपेक्टिव लेके चलो, मेल पर्सपेक्टिव भी लेके चलो और फीमेल पर्सपेक्टिव को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दो जब भी आप किसी बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो, ह्यूमन बिहेवियर को। तो हम मेल बिहेवियर तो नहीं बोल रहे ना, हम ह्यूमन बिहेवियर बोल रहे हैं। तो फीमेल्स भी ह्यूमन में आती है, मेल्स, मैन एंड वुमेन दोनों ही है ना ह्यूमन में। तो जब ह्यूमन बिहेवियर की बात हो रही है तो मेल्स और फीमेल दोनों के पर्सपेक्टिव को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट थीम आती है हमारी फिफ्थ थीम, जो बोलती है कि ह्यूमन बिहेवियर कैन बी कंट्रोल्ड एंड मॉडिफाइड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। मतलब कि ह्यूमन बिहेवियर जैसा भी है उनको हम थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कैसे? बाय द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। अब इतनी रिसर्चेज होती हैं, इतनी थ्योरीज डेवलप होती हैं, ये हमने पहले वाली थीम्स में भी पढ़ा है कि ये एक साइकोलॉजी का बहुत इम्पॉर्टेंट एम है कि वो बेहतर करे लोगों की ज़िंदगी। दैट इज़ वाई वो साइकोलॉजी स्टडी करना चाहते हैं कि लोगों का लाइफ जो है बेहतर हो, अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ हो। तो उसके और वो तो अगर बिहेवियर में कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, कोई चेंजेस की ज़रूरत है, बिहेवियर को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, वो सब कैसे करेंगे? सब थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। सो साइकोलॉजिस्ट ये कैसे करते हैं? थ्रू इंटरवेंशंस। तो जब ज़रूरत होती है किसी किसी लोगों को, मान लो किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा एग्रेशन है, तो उनके एग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरवेंशंस करते हैं। उनको अगर साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाओ, सो वो उनको कुछ इंटरवेंशंस, मतलब कि कुछ ना कुछ उनको मेथड्स, कुछ ना कुछ थेरेपी देंगे, कुछ ना कुछ ऐसी एप्लीकेशंस, कुछ ना कुछ ऐसे मोड्स, कुछ ना कुछ ऐसे मेथड्स, कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ देंगे। वो ही सब चीज़ें इंटरवेंशन होती हैं। वो ऐसे इंटरवेंशन करेंगे उन लोगों के लिए की जाती हैं जिनके बिहेवियर को या तो कंट्रोल करने की ज़रूरत है या फिर थोड़ा मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। और इस तरीके से जब साइकोलॉजी को अप्लाई किया जाता है लोगों की लाइफ में, तो इट ब्रिंग्स पीपल मोर क्लोजर टू द सब्जेक्ट। जब मान लो कि बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट से किसी का कोई इशू रिजॉल्व हुआ, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उनको मन करता है कि हम भी इस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं। मे बी दे विल टीच देयर फर्दर, वो उसके बारे में बात करेंगे। अब तो मेंटल स्टिग्मा, जो एक मेंटल हेल्थ को लेके कितना अवेयरनेस हो रहा है, पीपल आर कमिंग फॉरवर्ड, स्टेपिंग फॉरवर्ड। तो ये सब चीज़ें एक सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट को, साइकोलॉजी के सब्जेक्ट को, इट इज़ ब्रिंगिंग क्लोजर टू द लाइफ ऑफ द पीपल। और इस तरीके से जो साइकोलॉजी ने बहुत हेल्प किया है इस सब्जेक्ट को लोगों के और लोगों के बीच में पॉपुलराइज करने के लिए, कि भाई साइकोलॉजी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप नहीं तो पहले के लोग सोचते थे कि हाँ भाई पागलों का इलाज होता है, ऑल दैट स्टफ। पर अब आप देखोगे कि मेंटल हेल्थ को लेकर लोग इतने अवेयर हो गए हैं, और इसको बहुत पॉजिटिवली लिया जाता है चीज़ों को, कि यस, यू शुड प्रायोरिटाइज योर मेंटल हेल्थ डेफिनेटली। तो देर आर सेवरल इंडिपेंडेंट ब्रांचेस हैं जहाँ से एमर्ज हुई है साइकोलॉजिकल थ्योरीज और प्रिंसिपल्स प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है, क्लिनिकल साइकोलॉजी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, एनवायरनमेंट हेल्थ साइकोलॉजी, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड सो ऑन। तो ऐसी बहुत सारी फील्ड्स भी आ गई हैं। तो ये टोटल 5 थीम्स थी जो रिसर्च थीम्स हैं, एप्लीकेशन है, जहाँ से आपको पता चला कि रिसर्च भी कैसे होती है। आगे फर्दर देखा जाए तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी मैंने आपको पहले भी बताया था। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी इज काइंड ऑफ सेम थिंग, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क डेवलपमेंट करना, परफॉर्मेंस इन्हांस करना,
स्ट्रेस एम्प्लॉयज़ के बीच में ना हो, कम्युनिकेशन क्लियर हो, इस तरीके की चीज़ें स्टडी करना, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को स्टडी करना, हायरार्की में कितने सारे लोग होते हैं, ऊपर सीईओ, एमडी से लेके नीचे सबॉर्डिनेट्स तक, तो सब में क्लियर कम्युनिकेशन हो। इस तरीके की चीज़ें को इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को। क्लिनिकल साइकोलॉजी में यू विल स्टडी अबाउट द डिसऑर्डर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स के बारे में आपको पता चलेगा। एजुकेशनल साइकोलॉजी में कि भाई किसी बच्चे को अगर लिखने पढ़ने में, आपने वो देखा था तारे ज़मीं पे, अगर आपने पिक्चर देखी हो तो उसमें जैसे उसको डिसलेक्सिया होता है, तो इस तरीके से आप एजुकेशन में किसी को हेल्प करना है, किसी बच्चे को, उनको अगर कुछ रीड करने में, कुछ राइट करने में, कुछ मैथ्स में, किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम है, तो व्हाट आर द टेक्निक्स दैट वी आर गोइंग टू डेवलप, कैसे उनको हेल्प करेंगे, व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज, वो सब एजुकेशनल साइकोलॉजी में आ जाता है। क्या उनके लिए डिफरेंट स्टडी मटेरियल बनाना चाहिए, कुछ ईजी करना चाहिए चीज़ें। इंजीनियरिंग साइकोलॉजी देन इज़ द फील्ड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स में लेवल ऑफ मोटिवेशन उनका अप रखना, समझना स्ट्रैटेजी। अगर आपको याद हो तो वो कौन सी चक दे इंडिया करके एक मूवी थी, अगर आपको याद हो तो उसमें एंड के सीन में शाहरुख खान अपने मन में बोल रहा होता है कि वो विद्या हो उसको, जो मतलब स्पोर्ट्स में होती है, कि भाई एक बार ही उसको गोलकीपर को कि प्रे कर रहा होता है मन में कि एक बार ही मतलब उसको देख ले, ताकि वो उसको इशारा कर सके कि यू डोंट हैव टू मूव लेफ्ट एंड राइट, आपको स्ट्रेट ही ये गोल स्ट्रेट करेगी। तो उसने ये कैसे ऑब्जर्व करा उसकी बॉडी लैंग्वेज से, कि इसका पैर तो लेफ्ट की तरफ है लेकिन इसकी हॉकी स्टिक सीधी है, तो ये राइट को सीधी लेफ्ट को जा रही है, तो ये गोल मतलब कंफ्यूज करने के लिए उसने अपनी बॉडी स्ट्रक्चर ऐसे रखा है, लेकिन ये गोल किधर करेगी। सो ये सब चीज़ें स्टडी करना, ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में ये सब भी आ जाता है। तो ये बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स हैं, एरियाज़ हैं, जहाँ से साइकोलॉजी इमर्ज हुई है, और इंडिविजुअल्स को भी हेल्प करती है साइकोलॉजी, ग्रुप्स को भी हेल्प करती है साइकोलॉजिस्ट, और इंस्टीट्यूशंस को भी हेल्प करते हैं साइकोलॉजिस्ट। सो दीज आर द 5 थीम्स जो आपकी बुक में दी हुई है। आई होप दीज थीम्स आर क्लियर। अगर नहीं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अपने जो भी डाउट्स हैं, या फिर आप मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है उस पर भी मेरे को पूछ सकते हैं। आई विल रिप्लाई टू यू, एंड टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड कीप लर्निंग। बाय।